नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एग्ज़ाम प्रेप यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 3, जो कि इम्पोर्टेंट है आरआरबी एलपी एनटीपीसी ग्रुप डी और इस टाइप के जितनी भी एग्ज़ाम है जिसके अंदर साइंस आता है उसके लिए। तो यहाँ पर हम पार्ट 3 देखने वाले हैं। 2 पार्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए आज के जो हमारे टॉपिक हैं वो है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ और उससे रिलेटेड चीज़ें हम आगे देखने वाले हैं। ओम्स लॉ की अगर बात करें तो ये ओम्स लॉ जो आता है वो आता है रेजिस्टेंस को डिनोट करने के लिए। तो उससे पहले हमें ये देखना होगा कि व्हाट इज़ रेजिस्टेंस, उसके बाद ही हम ओम्स लॉ को पढ़ सकते हैं। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस की तो यहाँ कंसीडर कर रहे हैं कि एक कंडक्टर है इस टाइप से। यहाँ पर एक कंडक्टर रखा हुआ है। ये कंडक्टर को हमने थोड़ा जूम इन करके बना लिया है यहाँ पर। अब देखेंगे कि यहाँ पर थोड़ा कंसीडर कर रहे हैं। यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक बैटरी हमने अप्लाई कर दी है इस कंडक्टर के अक्रॉस। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और ये वी पोटेंशियल होगा। लेकिन नेगेटिव टर्मिनल से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहाँ से चलना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल में डिफरेंस है। तो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। बात करें कंडक्टर के अंदर ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर। लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही साथ कुछ इमोबाइल आयंस भी हैं। इमोबाइल आयन भी होते हैं कंडक्टर के अंदर जो कि मूव नहीं कर सकते। तो ये जो ब्लैक हैं ये हैं, ब्लैक डॉट से आपको जो दिखा रखा है ये आपका इमोबाइल आयन। और जो रेड है ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, करंट फ्लो होता है, जबकि इमोबाइल आयन की वजह से नहीं होता है। वो एक जगह पड़ा रहता है, वो मूव नहीं करता है। देखिए, जब भी ये इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से जब मूव करेगा इधर आगे की तरफ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आया। अब ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा जिसकी वजह से ये जो रेड वाला इलेक्ट्रॉन है ये आगे मूव करना चाहेगा। लेकिन मोशन के दौरान ये जो आयन है, इमोबाइल आयन है, इससे इसका थोड़ा सा कोलिजन होगा। जब इससे टकराएगा तो अपनी कुछ एनर्जी इसको दे देगा। मतलब कुल मिलाकर इस इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी जो है वो थोड़ी कम हो गई, मतलब एनर्जी का लॉस हो गया। फिर ये इलेक्ट्रॉन अपना पाथ चेंज करके आगे जाएगा, इसको रिपल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन पाथ चेंज करके आगे जाएगा। लेकिन यहाँ पर इमोबाइल आयन से इनका कोलिजन होता रहेगा, फिर ये आगे जाएगा। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं जो इमोबाइल आयन्स हैं ये इस इलेक्ट्रॉन के पाथ में एक रुकावट पैदा कर रहे हैं, इसको फ्लो होने से रोक रहे हैं। तो ये जो इमोबाइल आयन्स है इनकी वजह से जो हर्डल सारे जो रुकावट आई है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में, यही रुकावट जो है रेजिस्टेंस कहलाती है। यही रुकावट कहलाएगी रेजिस्टेंस। आगे जब बढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आकर इधर आएगा और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से ये अट्रैक्ट होकर न्यूट्रलाइज हो जाएगा। तो कुल मिलाकर इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है यहाँ पर नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल। लेकिन करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, ये हमारे करंट की कन्वेंशनल डायरेक्शन है फ्लो होने की। अब ऐसा क्यों? देखिए, पहले से ही करंट जो है, करंट की के बारे में पहले ही पता चल गया था, जबकि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें बहुत बाद में पता चला। तो हुआ क्या कि ये पहले से ही ऐसे कंसीडर किया जाता था साइंटिस्ट के थ्रू कि करंट जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होता है। लेकिन बाद में जब और पार्टिकल ढूंढे गए तब पता चला कि नहीं, करंट का फ्लो तो जो है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव टर्मिनल से मूव करना स्टार्ट करता है। तो ये चीज़ हमें बाद में पता चली। तो अब सारे डॉक्यूमेंट्स उस टाइम पर चेंज करना पॉसिबल नहीं था, सारी बुक्स के अंदर चेंजेस ला पाना इतना आसान नहीं था। तो इसलिए कंसीडर किया गया कि जो करंट है वो हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल फ्लो होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पर अगर ये एक बैटरी है, इधर पॉजिटिव टर्मिनल इधर नेगेटिव, तो जो करंट फ्लो होता है वो होगा आपका पॉजिटिव से नेगेटिव, और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा वो नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो होता है। सब फिक्स है। बात करते हैं रेजिस्टेंस की। तो रेजिस्टेंस के बारे में अभी हमने देखा कि जो करंट के पाथ के फ्लो में आने वाली रुकावट है या हर्डल्स है, वही क्या कहलाएगा? रेजिस्टेंस। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, रेजिस्टेंस अपोजेस, रेजिस्टेंस opposes the flow of current. और
द हर्डल्स आप चाहे तो इतना इतना सफिशेंट है। देखिए सिर्फ जानने वाली समझने वाली चीज़ें, इतना डेप्थ में आता नहीं, आपको डेफिनेशन वगैरह आएगी नहीं, तो आप ध्यान रखिए। रेजिस्टेंस अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, ये चीज़। बात करते हैं ओम्स लॉ की कि ओम्स लॉ क्या है। देखिए फिर से हम सेम डायग्राम लेते हैं। सपोज करिए कि एक कंडक्टर है, कंडक्टर के अंदर यहाँ पर कंडक्टर है, और अगर आप यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस या बैटरी अप्लाई करते हैं तो इस बैटरी की वजह से यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक करंट फ्लो होता है। ये वी बैटरी अप्लाई कर दिए, तो देखिए वी वोल्टेज अप्लाई करने पर सपोज करिए कि यहाँ से फ्लो होने वाला करंट आई है, तो ये जो करंट की वैल्यू है ये वी पर डिपेंड करेगी। मतलब अगर आप बैटरी की वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे, अगर ये 20 वोल्ट है तो कुछ करंट यहाँ से फ्लो होगा, अगर आप इसको 40 वोल्ट करेंगे तो करंट की वैल्यू बढ़ेगी, अगर आप इसको 60 वोल्ट करेंगे करंट की वैल्यू और बढ़ेगी। तो कुल मिलाकर ये जो वी है ये आई के प्रोपोर्शनल होता है, यही ओम्स लॉ है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मैं यहीं पर इसको साइड में लिख देता हूँ तो ज़्यादा इजी रहेगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ इन अ कंडक्टर, applied voltage or potential difference is proportional to current flowing through the conductor, current flowing through the conductor। तो ये इसके लिए डेफिनेशन हो गया। वाइल, यहाँ पर अभी थोड़ा सा और है, वाइल फिजिकल कंडीशंस रिमेन्स कांस्टेंट, जब भी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहेगी तब यहाँ पर जो फ्लो होने वाला करंट है यहाँ पर अप्लाई किए गए वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब V जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाया जाता है जो कि R हो जाएगा यहाँ से। अगर हम R की वैल्यू निकालना चाहें तो ये होगा V/I। ये हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला मिलता है फॉर ओम्स लॉ, ये ओम्स लॉ का फार्मूला। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम देखना चाहें कि इसकी यूनिट्स क्या होगी, तो देखिए वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वोल्ट्स और करंट का यूनिट होता है एम्पियर। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, वोल्ट एम्पियर। तो कुल मिलाकर वोल्ट पर एम्पियर यहाँ पर यूनिट हो जाएगी, लेकिन ये एसआई यूनिट नहीं है, ये जनरल यूनिट है। बात करें एसआई यूनिट, एसआई यूनिट जो होगा वो होगा ओम्स। ओम नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया, इसके बारे में बताया, इसलिए उन्हीं को ऑनर करने के लिए इस यूनिट का नाम ओम्स है। वोल्ट एम्पियर ही आपका ओम कहलाता है। अब इसको अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहें तो कुछ इस टाइप के सिंबल से ये रिप्रेजेंट होता है, तो ये इसकी एसआई यूनिट हो जाएगी। अब बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है फिजिकल कंडीशंस की। ये फिजिकल कंडीशंस क्या होती है, तो देखिए फिजिकल कंडीशंस के अंदर 2-3 चीज़ें आती हैं। फिजिकल कंडीशंस, इन फिजिकल कंडीशंस में पहली चीज़ आती है टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा लेंथ, और तीसरा होता है एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब ये वाला, ये जो एरिया है आपका ये चेंज नहीं होना चाहिए। अगर इस एरिया को आप ए कंसीडर कर रहे हैं तो ये थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट जब तक आप मेज़र कर रहे हैं ए ही रहना चाहिए। हम बात करें लेंथ की, वो एल रहना चाहिए। और टेम्परेचर जो भी आपने रूम टेम्परेचर या जो भी इनिशियली टेम्परेचर टी ले रखा है, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ ये जो कंडीशन है ये फुलफ़िल नहीं होगी। तो ये कंडीशन तभी फुलफ़िल होती है जब ये तीनों फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहती है, जैसे कि टेम्परेचर, लेंथ, एरिया। अब इन कंडीशंस के चेंज होने पर क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टेम्परेचर की, कि अगर टेम्परेचर चेंज होता है सर्किट के अंदर तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पर। देखिए इसके लिए हमें फिर से यहीं पर आना पड़ेगा।
इस डायग्राम में। अगर हम बात करें टेम्परेचर के चेंज होने पर क्या इफ़ेक्ट आता है, तो देखिए जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे आप, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, मूविंग इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे थे आपके, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ रिपल्सिव फोर्स लगा रहे थे, जिसकी वजह से ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहे थे और करंट का फ्लो हो रहा था। लेकिन यहाँ पर इन कोलिजन की वजह से ही इनका क्या हो रहा था, थोड़ा एनर्जी लॉस हो रहा था और इसी को हमने रेजिस्टेंस बोल दिया। लेकिन होगा क्या, अब आप ये समझिए कि जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सपोज़ यहाँ से इसको हीटअप कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा दिया, टेम्परेचर बढ़ाने पर ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका वाइब्रेशन तेज़ हो जाएगा, ये वाइब्रेट होने लगेगा। जैसे यहाँ पर देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अपने ही प्लेस पर हाई स्पीड से इसे वाइब्रेट करने लगेगा। इधर देख सकते हैं आप, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इस टाइप से रेसिप्रोकल मोशन या ऐसे रेंडमली कहीं पर भी, किसी भी तरफ, चारों तरफ में से कहीं पर भी वाइब्रेट करने लगेगा। वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा, देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, ये वाला यहाँ वाइब्रेट करेगा, ये वाला यहाँ, सारे इलेक्ट्रॉन अगर आपस में वाइब्रेट करने लग जाएंगे तो इस वाइब्रेशन की वजह से जो इसका फ्लो है, जो कि आगे की तरफ होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर वाइब्रेशन से इस टाइप की प्रॉब्लम्स आती है। तो यहाँ पर वाइब्रेशन से इस टाइप की आ रही है प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से ये जो इसका कंडक्शन है, मतलब जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट का रेट वो स्लो हो जाएगा। जो करंट है ये कम फ्लो होगा, लो करंट फ्लो होगा। किसकी वजह से, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर करंट का फ्लो कम हो जाएगा। करंट का फ्लो कम होना मतलब रेजिस्टेंस ज़्यादा होना। कैसे, हम यहाँ देख सकते हैं करंट और रेजिस्टेंस V = IR है। यहाँ से अगर हम R की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा V/I, और अगर हम वोल्टेज कांस्टेंट मान लें तो यहाँ पर हो जाएगा 1/I। मतलब रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। करंट कम होने पर रेजिस्टेंस बढ़ता है और करंट ज़्यादा होने पर रेजिस्टेंस कम होगा। तो यहाँ पर तो हमारा करंट कम हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो सर्किट में जब भी आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर के बढ़ने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है और आपका करंट का फ्लो कम हो जाता है। तो यहाँ जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा, ये कंडक्टर्स के अंदर की बात है, कंडक्टर्स में ऐसा होता है। कंडक्टर्स में क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज़ हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ने पर वैल्यू ऑफ करंट आपकी डिक्रीज़ हो जाएगी, कम हो जाएगी, जो कि एक डिसएडवांटेज है। इसीलिए ओम्स लॉ में ये स्ट्रिक्टली बोला गया है कि टेम्परेचर शुड बी रिमेन्स कांस्टेंट, इट विल नेवर एवर चेंज, अदरवाइज द कंडीशन फॉर ओम्स लॉ विल बी नॉट फुलफिल। तो अगर ऐसा नहीं है, वो फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा है तो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करेगा। इस चीज़ का ध्यान रखना है। आगे देखिए लेंथ के बारे में बात करते हैं कि लेंथ के चेंज होने से क्या होता है। सपोज़ करिए ये यहाँ पर इस टाइप से कंडक्टर है, फिर से हम कंसीडर कर रहे हैं, ये वही कंडक्टर है। अगर इसकी लेंथ चेंज, पहले ही इतना लेंथ है ये कंडक्टर का, और इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी हैं जो कि मूव कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ इमोबाइल आयन है। कंसीडर करिए कि इस लेंथ, अभी L लेंथ है, अगर इस L लेंथ को हम बढ़ाकर 2 गुना कर दें, मतलब यहाँ पर लेंथ को हमने कर दिया 2L, एक L लेंथ और यहाँ से इंक्रीज़ कर दी ये, तो इसमें नंबर ऑफ इमोबाइल आयन और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। हालांकि फ्री इलेक्ट्रॉन भी रहेंगे, लेकिन जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा बैटरी से तो ये रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, लेकिन अब इसको ज़्यादा नंबर ऑफ इमोबाइल आयन से कोलिजन करना पड़ रहा है, इससे भी टकराएगा, यहाँ, ये सारे हर्डल्स अब इसको फील होंगे। तो नंबर ऑफ हर्डल्स या नंबर ऑफ रुकावट जो है ये बढ़ गया है, नंबर ऑफ इमोबाइल आयन बढ़ गए, जिसकी वजह से अब रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है। तो लेंथ को अगर आप इंक्रीज़ करेंगे, लेंथ के इंक्रीज़ करने पर, यहाँ लिख देता हूँ मैं, लेंथ को अगर आप करेंगे इंक्रीज़, लेंथ को इंक्रीज़ करने पर रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। आप भी ऐसे याद रखें, मतलब जो लेंथ है वो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेजिस्टेंस के, तो L डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। एरिया की बात कर लें, इसी में फिर से एग्जांपल लेते हैं। तो देखिए एरिया में क्या होगा, मान लीजिए पहले ये इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये इतना एरिया है इसका, इसको हमने A कंसीडर किया। अब अगर एरिया को आप बढ़ा दोगे तो यहाँ से ऐसे एरिया ले लेते हैं, ये हमारा न्यू कंडक्टर हो जाएगा।
एरिया बढ़ाने पर क्या हो रहा है, देखिए अब मैंने एरिया को बढ़ा दिया, ये शेडेड एरिया, अब हमारा ये न्यू एरिया है। एरिया को बढ़ाने पर अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए यहाँ पर भी कुछ इमोबाइल आयन होंगे, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए पाथ की विड्थ बढ़ गई। मतलब पहले इसको यहीं से इसी आयन से टकरा कर जाना था, लेकिन अब वो इधर से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी जा सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। कुल मिलाकर इसके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, ज़्यादा रास्ते हैं, तो अब इसका जो रेजिस्टेंस है वो कम हो गया। तो जो आपका एरिया है, एरिया को इंक्रीज करने पर रेजिस्टेंस कम हो जाता है। मतलब एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ऐसे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। तो इस चीज़ का आपको याद रखना है। तो अगर हम इन दोनों को एक एक इक्वेशन कंसीडर करें तो हम यहाँ लिखेंगे आर जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इन दोनों को साथ में लिखें तो आर इज़ प्रोपोर्शनल टू एल बाय ए। देखिए जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं हम लगाते हैं कांस्टेंट। अब हमने यहाँ जो कांस्टेंट लगाया इसका नाम, इसे बोलते हैं रो, आर एच ओ रो। ये जो चीज़ है ये रो आपको यहाँ डिनोट कर रहा है, शो कर रहा है रजिस्टिविटी। ये यहाँ पर शो करता है रजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। मतलब देखिए ध्यान से, रेजिस्टेंस जो है ये डिपेंड कर रहा है लेंथ पर, एरिया पर, लेकिन रजिस्टिविटी ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। मतलब ये लेंथ और एरिया या फिजिकल कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती, ना ही जियोमेट्रिकल कंडीशन पर। मतलब ना ही ये जो आपका ये प्रॉपर्टी जो दिखाई दे रही है यहाँ पर रो रजिस्टिविटी, ये ना ही एरिया पर डिपेंड करेगी ना ही लेंथ पर डिपेंड करेगी, इन दोनों पर डिपेंड ही नहीं करेगी। तो अगर इस पर डिपेंड नहीं करेगी तो किस पर डिपेंड करेगी? तो यहाँ पर लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। रजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड मटेरियल। तो ये टेम्परेचर, प्रेशर और मटेरियल पर डिपेंड करता है, जबकि आपका लेंथ, क्रॉस सेक्शनल एरिया इस पर ये डिपेंड नहीं करेगा, डिपेंड नहीं करेगा। इस चीज़ को आपको याद रखना, इस पर डिपेंड नहीं करता लेकिन इन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। तो डिफरेंस यही, जबकि रेजिस्टेंस आपका इन पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, बाकी मटेरियल पर डिपेंड नहीं करेगा। इसका मीनिंग क्या है मैं आपको समझाता हूँ। सपोज करिए ये कोई कंडक्टर है, अगर यहाँ पर इसकी लेंथ है 1 सेंटीमीटर और एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, अगर आप इसकी लेंथ को बढ़ाकर 1 सेंटीमीटर और इंक्रीज़ कर दें तो इसका जो रेजिस्टेंस है ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज होगा। अगर इसके एरिया को आप कम या ज़्यादा कर दें, एरिया बढ़ाकर हमने कर दिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तब भी रेजिस्टेंस जो है आपका चेंज होगा, लेकिन रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि ये मटेरियल की प्रॉपर्टी है। जो रो है आपका, इट इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, तो ये चेंज नहीं होगा इस वाले केस में। लेकिन सेम कंडक्टर है, अगर जब हम इसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर इंक्रीज़ कर रहे हैं तो जो इंक्रीज लेंथ है उसका हमने मटेरियल दूसरा ले लिया। सपोज़ करिए पहले ये एल्यूमिनियम था, अब हमने कॉपर ले लिया, तो अब जो है इसकी रजिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपका मटेरियल चेंज हो गया। तो रजिस्टिविटी तभी चेंज होती है जब क्या चेंज होता है? मटेरियल। और लेंथ और एरिया चेंज होने पर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस चेंज होता है, रजिस्टिविटी चेंज नहीं होती है। अब हम बात करते हैं कि रजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी। देखिए अभी हमने फॉर्मूला निकाला था, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रो एल बाय ए। यहाँ से अगर हम, ये हमने अभी फाइंड किया, यहाँ से अगर मैं रो की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये रो हो जाएगा हमारा आर ए बाय एल। तो अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो देखिए रो है हमारा आर
A/L। ठीक है, यहाँ से देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का भी मीटर होता है। तो यहाँ मीटर से मीटर कैंसिल, यहाँ बचेगा ओम मीटर। ये जो हमारी यूनिट है ओम मीटर, ये यूनिट हो जाएगी हमारी रजिस्टिविटी की। याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं आपके आरआरबी में कि रजिस्टिविटी की यूनिट क्या है, रजिस्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा, रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करेगा। कन्फ्यूजन के लिए न्यूमेरिकल भी आते हैं, वो थोड़े अलग तरीके के आते हैं, वो भी मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। लेकिन फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि इस टाइप की चीज़ें इसके अंदर पूछी जाती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ओम मीटर। कई बार प्रीवियस ईयर में आ चुका है, मैं आपको दिखाऊँगा भी जैसे ही चैप्टर खत्म होगा तभी। तो आज हमने पढ़ा है रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस का क्या होता है और कैसे होता है, और उस पर कैसे फॉर्मूला बनेंगे और कैसे वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो फिलहाल के लिए, अभी के लिए सिर्फ हम इतना ही पढ़ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक यू। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए।